नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी विद विराज में। तो आज जिस कहानी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जौहर। ये कहानी बहुत ही इमोशनल कहानी है। ये कहानी अंत तक जाते जाते एक बार हमें रुला जरूर देती है। तो चलिए कहानी को और बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन का गिव अवे रखा था। तो अगर आप भी जीतना चाहते हैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहानी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई है और अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बात पे चर्चा हो रही होती है। तभी अगली सुबह हमें पता चलता है कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को ही नया मुख्यमंत्री बनाया गया है और वो अपने भाषण में कहता है कि मैं अपने पिताजी का नाम अमर करके रहूंगा, उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। अगले सीन में हमें श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट के अमालापाडू के समुद्र के किनारे का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी का श्राद्ध हो रहा होता है। वहाँ पे हमें एक औरत, एक लड़का और एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जिसके पिता का श्राद्ध हो रहा होता है। तभी वो औरत अपने बच्ची को बुला के अब उसके बाबा को प्रणाम करने के लिए कहती है। बच्ची अपने बाबा को प्रणाम करने के बाद अपने माँ से पूछती है, मेरे बाबा को क्या हुआ माँ? तो उसकी माँ उसको जवाब देती है कि बाबा को पानी बहा ले गया। फिर उसके बाद वो लोग अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पे वो लड़का अपनी चाची से कहता है कि चाची मैं अब घर जा रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ अकेली होगी। तो उसकी चाची उसको खाने के लिए बोलती है कि बेटा कुछ खा लो, लेकिन वो बार बार मना करता रहता है। फिर वो लड़का अपने चाची से कहता है कि चाची ये गंदा पानी पी के इस गाँव में रहने की क्या जरूरत, आप हमारे गाँव आ जाइए ना। लेकिन वो औरत जवाब देती है कि गांव छोड़ना इतनी छोटी बात नहीं है, अकेली औरत को तो अपने गांव में भी इज्जत नहीं मिलती, तो गांव छोड़ के जाके दूसरे के गांव में कितनी इज्जत मिलेगी। फिर वो उस लड़के को जाते जाते छुटकी को स्कूल छोड़ने के लिए कहती है। फिर वो लड़का उसको बैठा के साइकिल पे स्कूल के लिए चल देता है। रास्ते में छुटकी अपने भैया से पूछती है कि भैया माँ ने बताया कि पिताजी को पानी बहा ले गया, लेकिन स्कूल में सिखाया गया है कि पानी तो जीवन देता है। फिर राजू बोलता है ज्यादा सोचो मत, जो स्कूल में बताया वो सही है और तुम अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। फिर अगले सीन में हमें एक वाराणसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़के की चाय की दुकान होती है और वो अपने ग्राहकों को चाय दे रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि 8 बज गया है तो मुझे कहीं चाय देने जाना है और वो फिर चाय लेके चाय देने चला जाता है। तब वो चाय लेके एक वेश्यालय में चाय देने जाता है जहाँ पे वो एक वेश्या को चाय देता है और वहाँ पे एक लड़की रहती है जिसको वो पसंद करता रहता है और वो रोज चाय देने के बहाने उसी को देखने आता है। वो जब भी स्कूल जाती, बाजार जाती, घाट पे जाती, हर जगह वो उसका पीछा करता रहता है और लड़की भी जानती है कि वो उसको बहुत प्यार करता है, लेकिन वो भी उससे कभी भी कुछ भी नहीं कहती है। उसके बाद हमें रायला सीमा का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक दादाजी होते हैं जिनसे एक बच्चा पूछता है कि दादाजी आज क्या सिखा रहे हो? तो दादाजी कहते हैं तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम खून दोगे तभी तुम्हें स्वतंत्रता मिलेगी। ऐसा कहकर ठंडे पड़ चुके युवाओं के खून में उबाल ले आए सुभाष चंद्र बोस। उनसे मिलकर एक जवान लड़का आज़ादी के लिए अपनी जान देना चाहता था। ये बात 1938 की है। द्वितीय विश्व युद्ध करीब था। हमारी आज़ादी के लिए ब्रिटिशर्स के दुश्मन हिटलर से हाथ मिला लिया था सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन गांधी जी के सिद्धांतों को मानने वाले उस लड़के के पिताजी के लिए ये देशद्रोह था। बोस की बातें सुनकर उस लड़के में हिम्मत आया। फिर अपने पिता का सामना करके आखिर में बोस की बातें सुनकर आज़ाद हिंद फौज में सबसे आगे आकर खड़ा हुआ वो नौजवान मैं ही था। ये सुनकर सभी बच्चे ताली बजाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर तेज बारिश हो रही होती है और लाइट भी नहीं होती है। फिर भी वो लोग अंदर आकर सो जाते हैं, लेकिन तेज बारिश की वजह से जल्दी उनके घर के छत से पानी टपकने लगता है और घर में पानी भर जाता है। वो लोग उठते हैं और सभी बर्तन सामान साइड में रख कर एक जगह बैठ जाते हैं। तभी एक बच्चा उनसे पूछता है आपने कहा था खून दिया तो आज़ादी मिलेगी, तो छत से टपकते हुए पानी से आज़ादी के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? ये सुनकर दादाजी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद हमें विशाखापट्टनम का एक सीन दिखाई देता है जहाँ पे एक लड़की कुछ सिक्कों के साथ दारू खरीदने जाती है। फिर वो और उसका बाप दारू पी के सड़क पे खेल दिखाने चले जाते हैं और वो लोग सड़क पर सर्कस करते हैं। वहीं पर एक स्टेडियम होता है जहाँ पे एक कोच कुछ लड़कियों को रनिंग सिखा रहा होता है और फिर वो लड़की वहाँ पे जाती है और उनके पैरेलल में ही रनिंग करती है, जिसको देखकर कोच काफी इम्प्रेस हो जाता है। फिर अगली सुबह उसको रनिंग शूज पहन के अपने पास आने के लिए बोलता है। फिर हमें मुख्यमंत्री की गाड़ी दिखाई देती है जहाँ पे उस दिन हनुमान जयंती होता है और वो हनुमान जी की बड़ी मूर्ति देख के प्रभावित हो जाता है। फिर वो अपने चाचा से कहता है कि हम भी पिताजी की मूर्ति ऐसे ही बनाएंगे जिससे लोगों के मन में उसके पिताजी के लिए इज्जत और बढ़ जाएगी। लेकिन उसका चाचा मना करता है कि सिर्फ मूर्ति बनवाने से क्या होगा। तो कहता है कि हम इतनी बड़ी मूर्ति बनाएंगे कि लोग उनको अपना भगवान मानने लगेंगे। आप हाई कमांड से पैसों की बात करिए। वापस से सीन चुटकी के पास जाता है जहाँ पे वो स्कूल में होती है और टीचर सभी बच्चों से पूछ रहा होता है कि कौन बड़ा होके क्या बनेगा। जब चुटकी का नंबर आता है तो वो कहती है मैं बड़ी होके एक साइंटिस्ट बनूंगी
जो जीवन देने वाले पानी को जीवन लेने से रोकेगा। मेरे पिताजी को ले जाने वाले पानी को कैसे साफ करना है ये पता लगाऊंगी। ये सुनकर टीचर काफी खुश हो जाता है और फिर बच्चों को वो बाहर खेलने के लिए भेज देता है, जहाँ पे खेलते खेलते चुटकी अचानक बेहोश हो जाती है। फिर उसकी माँ उसको लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि उनकी बच्ची को भी वही बीमारी है जो उनके पति को हुआ था, जो सारे गाँव को गंदा पानी पीने की वजह से हो रहा है वहाँ। इसके इलाज के लिए उन्हें डायलिसिस कराना पड़ेगा और शरीर से सारा गंदा खून निकाल के नया खून चढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत ढेर सारा पैसा लगने वाला है। ये सुनकर उसकी माँ काफी परेशान हो जाती है और फिर वो लोग बस में बैठकर घर की ओर चले जाते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें वाराणसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज्योति पढ़ाई कर रही होती है और उसकी माँ एक नए ग्राहक के साथ आती है और उससे कहती है कि तुम भी अपनी जल्दी से पढ़ाई पूरी कर लो और मेरे साथ धंधे में लग जाओ, क्योंकि मेरा शरीर बूढ़ा हो रहा है। ये सुनकर ज्योति को काफी बुरा लगता है और वो घर से बाहर चली जाती है और चांद से बातें करने लगती है। वो चांद से कहती है कि मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ, मुझे एक नई दुनिया देखनी है। यहाँ पे उसका प्रेमी भी चांद से बात कर रहा होता है और कहता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं। फिर दादाजी दिखाए जाते हैं जो अपने हॉस्टल की फाइल लेके एक सरकारी दफ्तर में फंड के लिए जाते हैं। वहाँ पे सरकारी अफसर उनसे कहता है अगर आप अपने हॉस्टल का नाम हमारे नेताजी के नाम पे रख देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली फंड मिल जाएगा। ये सुनकर दादाजी काफी गुस्से में आ जाते हैं और अफसर को एक थप्पड़ जड़ देते हैं। उसके बाद उसको कहते हैं नाम बदलने जितना आसान नहीं है अपने सिद्धांतों को बदलना। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। घर आने के बाद वो अपने छतों को अपने से ठीक करने लगते हैं, लेकिन ज़्यादा धूप होने की वजह से उनको चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। कुछ लोग उनको पकड़ के एक साइड में बैठा देते हैं, जहाँ पे वो अपने बच्चों के बारे में सोचने लगते हैं कि मेरे बाद इनका क्या होगा। तभी उनका एक पुराना छात्र वहाँ पे आ जाता है और दादाजी उससे कहते हैं कि क्या तुम मेरे बाद इन बच्चों की सहायता करोगे। वो रोते हुए उससे कहते हैं कि मुझे सिस्टम पे अब भरोसा नहीं रहा है। फिर सर्कस दिखाने वाली लड़की माला दिखाई जाती है, जिसको कोच ने कहा था कि कल जूते पहनकर ग्राउंड में आ जाना। वो जूते खरीदने के लिए बाजार में जाती है, लेकिन जूतों का प्राइस देख के वो काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि अगर मैं ये जूता खरीद लूंगी तो मुझे 5 दिन भूखा रहना पड़ेगा। ये कहकर वो रास्ते पे चलने लगती है। वहाँ पे कचड़े के डिब्बे में उसको एक पुराना फटा जूता दिखता है, जिसको लेकर वो मोची के पास जाती है और उसको सिलवाती है और फिर वही गंदा जूता पहन के वो अपने कोच के पास चली जाती है। उसके जूते देखकर कोच उसे बहुत जोर से डांटता है और कहता है कि तुमने नए जूते क्यों नहीं खरीदे। फिर बाला उसे बताती है कि इतने पैसे नहीं है मेरे पास जूते खरीदने के लिए। ये सुनकर कोच उसे अगले दिन आने के लिए कहता है और वो खुद से जूते खरीद के उसके लिए लेकर आता है। वो उसकी ट्रेनिंग काफी मेहनत से कराता है, लेकिन अच्छी डाइट न होने की वजह से बाला अनफिट हो जाती है। कोच उसकी जिम्मेदारी खुद उठाता है और उसे एकेडमिक सिलेक्शन के लिए तैयार करता है। उसके बाद मुख्यमंत्री दिखता है जो कुछ इंजीनियर से बात कर रहा होता है और वो उनसे कहता है कि मुझे अपने पिताजी की मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति चाहिए। उसके बाद छुटकी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसकी माँ अपने हालातों से परेशान होके अपने पति के सेठ के पास जाती है। वहाँ पे वो उससे खेती करने के लिए कुछ जमीन मांगती है। सेठ उन पे दया करके जमीन तो दे देता है, लेकिन उनसे कहता है कि फसल उगे चाहे ना उगे, लेकिन हमें हर हाल में पैसा पूरा चाहिए, इसमें मैं कोई भी दया नहीं करूंगा। अगले सीन में बाला का कोच अपने सीनियर के साथ बाला के एकेडमिक सिलेक्शन की बात कर रहा होता है, लेकिन कोच का सीनियर उसको मना करता है कि किसी को भी सड़क से उठा के हम एकेडमिक सिलेक्शन में नहीं रख सकते। उसके बाद वो कोच टेस्ट लेने के लिए कहता है। टेस्ट में पास होने के बाद बाला का सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद ज्योति का सीन दिखाया जाता है जो सो रही होती है, लेकिन अचानक उसकी नींद खुल जाती है। वो देखती है कि उसका पहली बार पीरियड आया है। ये देख के वो काफी डर जाती है कि अब उसकी माँ भी उसको अपने साथ धंधे पे लगा देगी। ये सोचते हुए वो जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करती है और स्कूल ड्रेस पहन के स्कूल के बहाने घर से भाग जाती है। लेकिन कुछ ही देर के बाद उसकी माँ को शक हो जाता है। वो अपने लड़कों को फोन करके कहती है कि ज्योति भाग गई है, जल्दी से उसको पकड़ के उसके पास लेकर आओ। ज्योति भाग के उस चाय वाले के पास जाती है, लेकिन वो दुकान पे नहीं होता है। तो वो उसके चाचा से पूछती है कि वो कहाँ गया। तो उसका चाचा बताता है कि वो दूध लेने गया है, कुछ ही देर में आ जाएगा, तुम वहाँ इंतजार करो। लेकिन ज्योति कहती है कि मैं मंदिर के बगल में बैठी हूँ, जब वो आए तो उसे बता दीजिएगा। कुछ ही देर में सिद्धू आता है तो उसके चाचा उसको कहते हैं कि वो बिल्डिंग वाली लड़की आई थी और वो तुम्हें पूछ रही थी। पहले तो सिद्धू को यकीन नहीं होता है, लेकिन फिर वो मंदिर के बगल में जाके देखता है तो वो वहाँ पे बैठी रहती है। फिर ज्योति सिद्धू से कहती है कि मुझे यहाँ से दूर ले चलो, मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ। सिद्धू ये सुन के हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम क्यों भागना चाहती हो, कहाँ लेके जाऊंगा मैं। तभी वो लड़के आ जाते हैं जो ज्योति को ढूंढ रहे होते हैं। फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और फिर वो लोग भागकर एक नाव पर बैठ जाते हैं। फिर सिद्धू से पूछता है कि कहाँ चलेंगे, तो ज्योति कहती है कहीं भी चलेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। उसके बाद दादाजी का सीन दिखाया जाता है जो कलेक्टर ऑफिस कलेक्टर से मिलने आए रहते हैं, लेकिन कलेक्टर उनसे नहीं मिलता है।
लेकिन दादाजी कुछ तरकीब लगा के कलेक्टर से बात कर लेते हैं। कलेक्टर से बात करने के बाद वो उसको समझाते हैं कि बच्चों को कितनी परेशानी हो रही है। ये सुनकर कलेक्टर कहता है कि मैं आपके फंड का इंतजाम जल्दी ही कर दूंगा। ये सुनकर दादाजी काफी खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी घर चले जाते हैं। उसके बाद छुटकी और उसकी माँ दिखती है, जिनकी फसल बहुत अच्छी हुई रहती है। फसल खेत में लहलहा रही होती है और वो लोग भी काफी खुश रहते हैं। यहाँ बाला की ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी चल रही होती है और वो भी काफी खुश थी। दादाजी भी अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं और वो भी बस इसी आशा में रहते हैं कि जल्दी से पैसा आ जाएगा तो हम लोग बिल्डिंग जल्दी ही बनवा लेंगे। यहाँ पे ज्योति और सिद्धू भी ट्रेन के रास्ते आंध्र प्रदेश के लिए निकल दिए रहते हैं। तभी मुख्यमंत्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि हाई कमांड ने उसके मूर्ति के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया है। ये सुनकर मुख्यमंत्री को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मूर्ति तो मैं बना के ही रहूंगा, उसके लिए चाहे मुझे प्रदेश को गिरवी ही क्यों ना रखना पड़े, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे, चाहे मुझे मूर्ति अकेले ही बनानी पड़े। फिर सिद्धू और ज्योति आंध्र प्रदेश पहुंच गए रहते हैं और वो अपने चाचा के पास फोन लगाने की कोशिश करता है, जो कि आंध्र प्रदेश में ही रहते हैं, लेकिन उसका फोन नहीं लगता है। वहीं पे दो आदमी बात कर रहे होते हैं कि उनका चाय वाला नहीं आया है और वो काफी उनको परेशान करके रख दिया रहता है। ये सुनकर सिद्धू के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो कहीं से भी थोड़ा बहुत इंतजाम करके उनके लिए चाय बना के उनको देता है। उसकी चाय पीने के बाद उस आदमी को बहुत अच्छा लगता है और वो उसको कहता है कि तुम चाय की दुकान खोलोगे। ये सुनकर सिद्धू और ज्योति काफी खुश हो जाते हैं। फिर दादाजी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने बच्चों के साथ घूमने गए रहते हैं। वहाँ पे वो बच्चों को खाना खिलाते हैं और उनको बताते हैं कलेक्टर साहब ने हमारे हॉस्टल के लिए फंड सेक्शन कर दिया है। ये सुनकर बच्चे भी काफी उत्साहित हो जाते हैं। फिर दादाजी उनसे कहते हैं कि अब तुम्हें बरसात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बिना बरसात की चिंता की पढ़ाई कर सकते हो। फिर बाला का सीन आता है, जहाँ पे उसका कोच उसको बता रहा होता है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट में कैल्शियम की कमी आई है और उसे अच्छे डाइट की जरूरत है। कल से वो मैनेजमेंट से बात करके उसके लिए अच्छे डाइट का प्रबंध करेगा और उसे कल से नए कोच के साथ कड़ी मेहनत करनी है। उसके बाद छुटकी और उसकी माँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तभी वहाँ पे सेठ जी आते हैं और वो छुटकी की माँ को 20,000 रुपए देते हैं और उनसे कहते हैं कि फसल कटने के बाद उन्हें ही मिलनी चाहिए। 20,000 रुपए पाके छुटकी और उसकी माँ काफी खुश हो जाते हैं कि अब उस बच्ची का इलाज अच्छे से हो सकेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री दिखता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि मूर्ति के लिए एस्टीमेट 3,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो उसका चाचा कहता है कि इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है और कहाँ से लाएंगे हम इतने पैसे, हमारे ऊपर पहले से ही 30,000 करोड़ का कर्जा है और हम कोई योजना भी बंद नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर मुख्यमंत्री कहता है कि हम कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे, बल्कि सबका फंड थोड़ा थोड़ा हम कम कर देंगे, जिससे लोगों को पता भी नहीं चलेगा और हमारा पैसा भी इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पर सिद्धू का टी स्टॉल भी बहुत अच्छे से चल रहा होता है। ज्योति का भी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। फिर वो स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरती है, जहाँ पे उसका स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। फिर वो आके सिद्धू से कहती है कि अब उसे उसकी पढ़ाई की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सिद्धू भी उसको बताता है कि स्वरोजगार योजना के तहत उसने फॉर्म भरा है और उसको लोन भी मिलने वाला है नया दुकान खोलने के लिए और उसको एक कमरा भी मिल गया है। तो ज्योति भी उसको कहती है कि स्कॉलरशिप मिलने के बाद अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाला को भी नए एकेडमिक सिलेक्शन के बाद बाला को भी अच्छी डाइट मिलने लगती है और उसका भी स्वास्थ्य धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। वो भी काफी खुश रहती है। यहाँ पे मुख्यमंत्री दिखता है, जो कि एक इंजीनियर से बात कर रहा होता है और उसको मूर्ति की ड्राइंग के बारे में बताता है कि मूर्ति 500 फीट से भी ऊपर होनी चाहिए, जो अंतरिक्ष से भी दिखे और वो उसके राज्य का गौरव होना चाहिए। उसके बाद बाला दिखती है, जो कैंटीन में खाना खा रही होती है, लेकिन खाना इतना खराब होता है कि वो खा भी नहीं पाती है। कई दिनों तक लगातार खाना खराब मिलने की वजह से उसका स्वास्थ्य फिर से खराब होने लगता है और वह अनफिट हो जाती है। उसके बाद उसका नया कोच उसके ऊपर हंसता है कि तुम्हारे पुराने कोच ने तो तुम्हारी बहुत ही तारीफ की थी, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। ये सुनते ही बाला को गुस्सा आ जाता है और उसको थप्पड़ मारती है और उसके बाद कहती है, जो हमें मिलना चाहिए वो अगर आप खा लेंगे तो कहाँ से मिलेगी हमें एनर्जी। कैंटीन में खाना अच्छा क्यों नहीं मिलता, ये पूछने पर कहते हैं कि खाना है खाओ नहीं तो मत खाओ, हम रेस कैसे जीतेंगे। ये कहने के बाद बाला अपने कोच को दोबारा एक थप्पड़ मार देती है। फिर कोच उसको कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। ये कहते हुए वो चला जाता है। फिर हॉस्टल के बच्चे दिखते हैं, जो कि एक टूटी दीवार के पास पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी दादाजी आ जाते हैं और उनको जोर से डांटते हैं कि मैंने कब से कहा है तुमसे कि इस दीवार के पास बैठकर पढ़ाई मत किया करो। तो इनमें से एक बच्चा कहता है कि दादाजी अंदर की लाइट फ्यूज हो गई है, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो दादाजी कहते हैं कि हमारी मुसीबतें जल्दी ही दूर होने वाली हैं। उसके बाद दादाजी उन्हें कमरे में ले जाते हैं और फिर उन्हें अपने हॉस्टल का नया नक्शा दिखाते हैं, जो उन्होंने 20 साल पहले बनवाया होता है। अगले दिन दादाजी कलेक्टर ऑफिस फिर से जाते हैं और कलेक्टर साहब से बात करते हैं कि आपने कहा था 10 दिन में पैसा मिल जाएगा, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो कलेक्टर उनको बताते हैं कि आपका फंड जो सैंक्शन हुआ था
वो कैंसिल हो गया है क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार पहले से ही कर्जे में है। ये कह के वो अंदर चले जाते हैं। ये सुनते ही दादाजी काफी दुखी हो जाते हैं। उसके बाद हमें छुटकी और उसकी माँ दिखाई जाती है। रात का सीन होता है और भारी बारिश हो रही होती है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी आई रहती है। उसके बाद उसकी माँ देखती है कि बारिश ज्यादा होने की वजह से खेत में पानी भर रहा होगा। उसके बाद वो खेत की तरफ जाती है तो छुटकी भी कहती है माँ मैं भी चलूंगी। ये कहकर दोनों खेत में चले जाते हैं। काफी मेहनत करने के बाद भी खेत से वो लोग पानी बाहर नहीं निकाल पाते हैं। उसके बाद वो लोग वहीं एक झोपड़ी में लेट जाते हैं। उसी रात दादाजी के यहाँ भी भारी बारिश हो रही होती है। जब वो रात को घर आते हैं तो देखते हैं कि बच्चों का एक्सीडेंट उसी दीवार की वजह से हो गया रहता है। वो उसके नीचे पढ़ाई कर रहे होते हैं और दीवार बारिश की वजह से गिर जाती है। फिर दादाजी और गाँव वाले मिलकर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अगली सुबह छुटकी और उसकी माँ जब सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि सारी फसल खराब हो चुकी है, सभी के खेतों में पानी भर चुका है। ये देखकर वो लोग और रोने लगते हैं। तभी एक सरकारी अफसर आता है और वो छुटकी की माँ से पूछता है कि तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है। उसका नाम और नुकसान के बारे में लिखने के बाद वो उसको आश्वासन देता है कि तुम्हारे खेत के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। ये सुन के छुटकी की माँ को थोड़ी राहत हो जाती है। उसके बाद सिद्धू दिखता है जो कि अपनी चाय की दुकान पे ग्राहकों को चाय दे रहा होता है। तभी उसके वो चाचा जी जो आंध्र प्रदेश में रहते थे वो मिल जाते हैं। वो उनके साथ थोड़ी देर घूमने चला जाता है। यहाँ पर ज्योति भी अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास अपना एडमिट कार्ड लेने आती है, लेकिन प्रिंसिपल उसको बताता है कि उसका स्कॉलरशिप कैंसिल होने की वजह से उसको फीस खुद से भरनी पड़ेगी। ये सुनकर ज्योति काफी दुखी हो जाती है। फिर वो अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उसका प्रिंसिपल नहीं मानता है। वो उसको कहता है कि अगर तुम्हें एडमिट कार्ड चाहिए तो रात को तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा। ये सुनकर ज्योति काफी गुस्से में अपने घर की ओर चली जाती है। तभी सिद्धू और उसके चाचा जी एक जगह बैठ के चुट्टा मार रहे होते हैं। तभी पुलिस आके उनको पकड़ लेती है। सिद्धू को समझ में नहीं आता है कि ये लोग इसको क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं। ज्योति उसकी चाय की दुकान पे आती है, लेकिन सिद्धू वहाँ नहीं होता। फिर सिद्धू दिखता है जो कि पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले उसको मार रहे होते हैं। वो रो रहा होता है और उनसे कहता है कि सर मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं कि तुम गांजा और कोकीन का धंधा करते हो। इसके बाद यहाँ पे छुटकी और उसकी माँ का सीन दिखाया जाता है। वो लोग घर में बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं कि जैसे ही सरकार द्वारा पैसा भेजा जाएगा मैं तुम्हारा इलाज करा दूंगी। तभी एक औरत आती है और उनको बताती है कि गाँव में पैसे देने के लिए लोग आ गए हैं, चलो जल्दी से। फिर वो लोग जाके लाइन में लग जाते हैं। सरकारी अफसर सबको कम कम पैसा दे रहा होता है। जब चुटकी की माँ का नंबर आता है तो वो भी उसे केवल 20,000 रुपए देता है। चुटकी की माँ सरकारी अफसर से कहती है कि साहब मेरा और ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन सरकारी अफसर कुछ नहीं सुनता है और उसको वहाँ से भगा देता है। कहता है कि जितना मिला है उतने में ही खुश रहो। वो पैसे लेके जा ही रही होती है कि तभी वो सेठ जी मिल जाते हैं जिन्होंने उसको 20,000 रुपए पहले से ही दिया था। उसके हाथ में पैसा देख के सेठ जी आते हैं और झट से पैसा छीन लेते हैं और कहते हैं कि अब क्या करूँ, फसल खराब हो गई है तो मुझे पैसा वापस लेना पड़ेगा। चुटकी की माँ रोने लगती है, कहती है कि बच्ची का इलाज कराना है, लेकिन फिर भी सेठ जी नहीं सुनते हैं और वो पैसे लेकर चले जाते हैं। फिर बाला और उसका कोच दिखता है। दोनों समुद्र के किनारे बैठ के बियर पी रहे होते हैं। बाला उसको अपनी माँ की एक दुख भरी कहानी सुनाती है कि उसकी माँ कैसे चल बसी। फिर वो बताती है मेरी माँ ने कहा था कि तुम कुछ बड़ा काम करना, बहुत ज्यादा पैसे कमाना और नाम अपना ऊंचा करना। फिर बाला का कोच कहता है कि तुम अभी फिट भी नहीं हो, तुमको क्या लगता है कि तुम रेस जीत जाओगे। बाला कहती है कि मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मैं रेस जरूर जीतूंगी। अगली सुबह रेस में बाला अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते में ही वो चक्कर खा के गिर जाती है। यहाँ पे सिद्धू दिखता है जो पुलिस स्टेशन में बंद होता है। फिर पुलिस वाले उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे ज्योति अपने घर में बैठी होती है। उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें उसको पता चलता है कि सिद्धू का स्वराज योजना वाला फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। ज्योति बहुत देर तक सिद्धू का इंतजार करती है, लेकिन सिद्धू नहीं आता है। तब वो बहुत सोचने के बाद प्रिंसिपल के पास चली जाती है। उसके जाने के बाद जब सिद्धू घर आता है तो वो देखता है कि ज्योति वहाँ नहीं है। फिर वो उसे ढूंढने लगता है। ज्योति अपने प्रिंसिपल के घर पहुँचने के बाद उससे कहती है कि मुझे ये सब नहीं करना था, इसीलिए मैं इतनी दूर आई हूँ, लेकिन यहाँ पर भी आने के बाद ये सब करना पड़ेगा। ज्योति उससे एडमिट कार्ड लेके फाड़ देती है और कहती है अगर मुझे पढ़ाई करने के लिए ये सब करना पड़ेगा तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। तभी वहाँ सिद्धू आ जाता है और वो ये सब देख लेता है। ये सब देखकर सिद्धू को गलतफहमी हो जाती है। वो ज्योति से काफी नाराज हो जाता है और सड़क की तरफ चला आता है। ज्योति भी उसके पीछे पीछे आती है और उसको समझा रही होती है, लेकिन सिद्धू नहीं मानता है। सिद्धू उससे कहता है कि मैंने तुम्हें देवी की तरह पूजा था, लेकिन तुम भी अपनी माँ के जैसी निकली। फिर ज्योति ये सुनते ही उसको एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मैं प्रिंसिपल के पास आई जरूर थी, लेकिन मैंने हॉल टिकट फाड़ के उसके मुंह पे मार दिया ताकि वो किसी और लड़की के साथ ऐसा ना कर सके। लेकिन सिद्धू को यकीन नहीं होता है और वो उससे कहता है कि तुम मुझसे दूर चली जाओ। तभी वहाँ एक ट्रक आता है और सिद्धू का एक्सीडेंट हो जाता है। ज्योति लेके उसको हॉस्पिटल के पास जाती है। वहाँ डॉक्टर बताता है कि सिद्धू की हालत नाजुक है, बचने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर ज्योति काफी रोने लगती है। तभी दादाजी दिखते हैं जो कि अब एक इंश्योरेंस कंपनी को फोन लगा के पूछते हैं कि मेरे एक दोस्त का इंश्योरेंस था जिसने अब आत्महत्या कर ली है, तो क्या उसका पैसा उसको मिलेगा। तभी इंश्योरेंस कंपनी वाला बताता है कि नहीं है, आत्महत्या करने पे कोई भी पैसा नहीं मिलता है, अगर उनकी मौत कोई दुर्घटना से हो जाए तभी पैसा मिलता है। ये सुनकर दादाजी फोन रख देते हैं। फिर यहाँ ज्योति के पास डॉक्टर आकर बताता है कि सिद्धू कोमा में है, तो जिंदगी भर अब कोमा में ही रहेगा। फिर ज्योति सिद्धू के पास जाकर बैठ जाती है और रोते हुए उससे कहती है क्या तुम मुझे कभी देखोगे भी नहीं, मुझसे बात भी नहीं करोगे, अगर तुम ऐसा ही करोगे तो मैं तुम्हारे
तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। ये कहकर वो रोने लगती है। तभी चुटकी और उसकी माँ दिखती है, जहाँ चुटकी की तबीयत काफी खराब हो जाती है। चुटकी की माँ उसको पानी पिला रही होती है। तभी वो उससे कहती है कि तुम थोड़ा सा इंतजार करो, मैं पैसे लेकर आती हूँ। और वो जाके गाँव वालों से पैसे मांगती है, लेकिन कोई भी उसको पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता है। किसी के पास भी पैसा नहीं होता है। लेकिन जब चुटकी की माँ घर वापस आती है तो देखती है कि चुटकी की मौत हो गई रहती है। गाँव वाले इकट्ठा हो गए और रहते हैं और फिर ये देख कर चुटकी की माँ चुटकी को गोद में उठा के रोने लगती है। यहाँ पे दादाजी भी दिखते हैं कि जो एक बस के सामने आकर अपनी जान दे देते हैं। ज्योति भी अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके हॉस्पिटल से चली जाती है। वो भी रेलवे ट्रैक पर जाकर अपनी जान दे देती है। बाला भी बहुत परेशान हो जाती है और वो भी अपनी जिंदगी से तंग आकर समुद्र के किनारे जाके अपनी जान दे देती है। फिर हमें दिखता है कि एक रिपोर्टर ये सारी कहानियां मुख्यमंत्री को सुना रही होती है। ये सब सुनकर मुख्यमंत्री की आंखों में आंसू आ जाता है। मुख्यमंत्री कहता है कि ये बहुत ही दर्दनाक कहानियां हैं, लेकिन ये सब आप मुझे क्यों सुना रही हैं? तभी रिपोर्टर कहती है कि जिन मौतों के जिम्मेदार आप हैं उनकी कहानियां आपको नहीं तो और किसे सुनाएंगे। ये सुनते ही मुख्यमंत्री काफी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि राज्य में अगर किसी की भी मौत होती है तो क्या उसका जिम्मेदार सिर्फ मुख्यमंत्री होता है? मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे मूर्ति के उद्घाटन के लिए जाना है। रिपोर्टर कहती है ये वही मूर्ति है ना जिसके लिए बजट को काटा गया था। उसी बजट के काटने की वजह से इन लोगों की मौत हुई है। अगर ये मूर्ति का पैसा इन लोगों को दिया जाता तो शायद आज बाला ओलंपिक में मेडल लेके आती, ज्योति एक डॉक्टर होती और चुटकी एक साइंटिस्ट बनना चाहती थी। दादाजी अपने हॉस्टल में बच्चों को अच्छे से पढ़ाते, इन लोगों से देश का नाम रोशन होता, न कि एक मूर्ति बनवाने से। ये सुनते ही मुख्यमंत्री जी सदमे में आ जाते हैं। तभी उनका फोन आता है और वो मूर्ति के उद्घाटन के लिए चले जाते हैं। लेकिन मूर्ति का उद्घाटन करते समय उनके हाथ कांप रहे होते हैं। उनको वही सारी बातें याद आ रही होती हैं। और मूर्ति के उद्घाटन करने के बाद जब वो मूर्ति की तरफ देखते हैं तो मूर्ति की उंगलियों में 5 लाशें दिखाई देती हैं। ये देखकर उनका पैर लड़खड़ा जाता है और फिर यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको कहानी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। पिछले वीडियो में मैंने नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन का गिव अवे रखा था, जिसके विनर हैं मोहम्मद इम्तियाज। तो उनसे निवेदन है कि वो हमारे इंस्टाग्राम पे आएं और अपना प्राइज लेके जाएं। अगर आप भी जीतना चाहते हैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, तो एक प्यारा सा कमेंट करिए। अगर आपका कमेंट मुझे पसंद आता है तो आप भी जीत सकते हैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।